आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जैसा कि हम जानते हैं एम्पलीफायर जो होता है वो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज, करंट और पावर लेवल को इंक्रीज करके उसको एम्प्लीफिकेशन प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने बायजिंग टेक्निक पढ़ा, कैसे बायजिंग होता है, कैसे विभिन्न तरीके से हम उसको बायस करके हमारे इनपुट को इन्हेंस करते हैं, गेन करते हैं। अब हम बात करते हैं जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है हमारे वेरियस एम्पलीफायर्स में, वो क्या रहता है। डीसी एम्पलीफायर्स में जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है वो 0 से 10 हर्ट्ज तक ही रहता है। डीसी एम्पलीफिकेशन में याद रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है कि डीसी एम्पलीफिकेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 0। ये कितना है? ये मिनिमम है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज 0 है डीसी एम्पलीफायर का, और ये 10 हर्ट्ज जो है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 10 हर्ट्ज होगा डीसी एम्पलीफायर के केस में। ऑडियो एम्पलीफायर जो होता है, जो हमारे ऑडियो को हमारे एम्पलीफायर करने का काम आता है, उसमें जो मिनिमम रहेगा वो 20 हर्ट्ज रहेगा। 20 हर्ट्ज रहेगा मिनिमम, और जो मैक्सिमम रहेगा वो 20 किलो हर्ट्ज रहेगा। ये मैक्सिमम हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ऑडियो एम्पलीफायर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी वो 20 हर्ट्ज मिनिमम रहेगी और 20 किलो हर्ट्ज जो है वो मैक्सिमम रहेगी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, इस वैल्यू को हमेशा याद रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। इसी के बीच में जो भी हमारे पास ऑडियो रहेंगे, जो भी ऑडियो सिग्नल हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक रहेंगे, उन्हीं को हम सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा या कम को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। उसके 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाले को अल्ट्रा और इधर वालों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ये हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी कही जाती है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच को ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। इतने ही ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं जो आरएफ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन होता है। आरएफ एम्पलीफिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जो रहता है किलो हर्ट्ज से लेके 100 मेगा हर्ट्ज तक रहता है। किलो हर्ट्ज से लेके 100 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। अब बात करते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता क्या है। जब हम एक ट्रांजिस्टर की सहायता से एम्पलीफिकेशन करते हैं और वीक सिग्नल को, कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, तब हम उसे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहते हैं। एक बार फिर से, जब हम एक ट्रांजिस्टर की सहायता से सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, तब उसे हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये हमारे पास 3 तरह के एम्पलीफायर होते हैं। इसमें हम एक ही ट्रांजिस्टर की सहायता से हम एम्पलीफिकेशन अपना करेंगे। अब जो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है, जो सबसे हम लोग यूज जो करते हैं, वो हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है वो कॉमन इमीटर का होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन इमीटर में जैसे हम देख पा रहे हैं इस सर्किट में कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन इमीटर के पास हमारे जो यहाँ से VCC इनपुट आ रहा है, इनपुट कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा है, ये हमारा ग्राउंड है। यह क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड किया गया है। इसको ग्राउंड का सिंबल बोलते हैं, ग्राउंड किया गया है। यहाँ पर हमारे पास जब VCC से इनपुट आया है तो यहाँ 3 रजिस्टर लगा है, R1, R2, RE, ठीक है, और ये RC है, और ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर है। अब बात करते हैं होता इसमें क्या है। यहाँ पर R1, R2 और RE जो है वो बाइजिंग के लिए है,
वो बाइजिंग करने में, मतलब ट्रांजिस्टर को बाइजिंग करने, मतलब ऑन करने, ऑपरेट करने में सहायक होता है। साथ ही साथ हमको वो स्थिरता प्रदान करता है, सर्किट में स्थिरता प्रदान करता है हमारा R1, R2 और RE। और इसके सहायता से ही हम लोग ट्रांजिस्टर को कार्य कर पाते हैं, इसके सहायता से हम लोग ट्रांजिस्टर को वर्क कर पाते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट याद रहे कि नहीं, ऑपरेटिंग पॉइंट प्रीवियस चैप्टर में था, ऑपरेटिंग पॉइंट Q पॉइंट पर रख पाते हैं। अगर ये तीन ना रहे तो हम कहीं ना कहीं अपने ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बदल जाएगा। हम चाहते क्या है, Q पॉइंट पर रहे। ये तीनों उसको सहायक करते हैं, बाइजिंग करने में करते हैं, उसको स्थिरता प्रदान करते हैं और उसको Q पॉइंट पर रखते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि R1, R2 और RE क्या करते हैं, तो ये हमको बाइजिंग करने में हेल्प करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं सर्किट को, और ऑपरेटिंग पॉइंट को Q पॉइंट पर रखने में सहायक होते हैं। यहाँ जो RC है वो एक तरह का कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर है, जो हमारे ब्लॉक को, मतलब जो इनपुट हम DC सप्लाई दे रहे हैं उसके, मतलब यहाँ पर सर्किट में हम जो है ब्लॉकिंग करने का काम कर रहा है, DC सप्लाई को ब्लॉकिंग करने के काम कर रहा है और हमको एम्प्लीफिकेशन का आउटपुट प्रदान करता है। एक तरह का कैपेसिटेंस है, इनपुट कैपेसिटेंस है। RC मतलब रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर, एक तरह का कैपेसिटेंस है जो हमको DC को सप्लाई को ब्लॉकिंग करने का काम करता है। अब हमारे पास जो नेचर ऑफ सप्लाई के, मतलब सप्लाई के आधार पर हमारे पास दो तरह के लोड लाइन होते हैं। पहला जो होता है DC लोड लाइन और दूसरा जो होता है AC लोड लाइन। जब हम DC लोड को प्रदान करते हैं हमारा जो आउटपुट, तो उसको हम लोग DC लोड लाइन बोलते हैं, और जब हमको AC को प्रदान करना होता है तो हम लोग AC लोड लाइन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास मैग्नीट्यूड मिलेगा, क्योंकि हमारा AC जो होता है वह ऐसे रहता है, तो ये कहीं ना कहीं हमको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलेगा AC लोड लाइन में, और इसका कंट्रोलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हमको दोनों मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैग्नीट्यूड में काम करना पड़ता है, इसलिए कंट्रोलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है AC लोड लाइन का। आज क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।